तो यार आज से ना 7-8 साल पहले की बात है, किताबों में ऐसा पढ़ते थे हम लोग कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी अपने विजन, अपने मिशन, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को शेयर करती है। साथ ही साथ कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टुवर्ड्स द शेयर होल्डर शेयर करके ये बताती है कि देखो भाई हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में क्या क्या गुल खिलाए हैं। जब इन सारी चीजों को हम लोग किताबों में पढ़ रहे थे और अचानक से मेरा फ्रेंड आता है मेरे पास और मुझे बोलता है कि भाई हम बुलेट पे ट्रिपलिंग करके गुमनाम लिमिटेड की एजीएम अटेंड करने गए। और मजे की बात यह है कि जैसा सुबह सुबह हम लोगों ने यहां पर किताबों में पढ़ा था, ठीक उसी तरीके से हम लोगों को उसकी एजीएम में देखने के लिए मिला। वहां पर जो कंपनी के प्रमोटर थे, जो उस कंपनी का चेयरमैन था और साथ ही साथ जो कंपनी सेक्रेटरी था, वो कंपनी के विजन के बारे में बता रहा था, वो कंपनी के मिशन के बारे में बता रहा था और साथ ही साथ वो कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होंगे उसको इन विजन और मिशन के साथ अलाइन करके पूरे की पूरे उस मीटिंग में उपस्थित जो भी शेयर होल्डर थे उनके सबके साथ में शेयर कर रहा था। इसी बीच में पीछे से 3-4 कंपनी के डायरेक्टर आए और बोले नोटों की गड्डियां लाए और गड्डियां सारे शेयर होल्डर के ऊपर ऐसे 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 करके 100, 200, 500 की नोट उन्होंने उड़ाई। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और जब सारे शेयर होल्डर उन नोटों की गड्डियों को समेटने लगे तो डायरेक्टर लोगों से पूछा, चेयरमैन से पूछा, कंपनी सेक्रेटरी से पूछा, बोले भाई ये किस चीज की खुशी, ये जो खुशी है इस खुशी को बोले आप लोग नाम दे दो कंपनी का डिविडेंड। तो वहां पर जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग थी, उस एनुअल जनरल मीटिंग में क्या मिला? डिविडेंड मिला। तो मेरे भाइयों, आप यदि इसके आगे कुछ भी सोचने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ। ये हकीकत नहीं थी, ये केवल और केवल एक सपना था और इस सपने को अभी हम लोग कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, इसी को सीखने के लिए आज से हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव कंपनी लॉ का लेक्चर। कैसा लगा मेरा मजाक? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीएस गौरव माहेश्वरी और बिल्कुल जैसा आप सही समझ रहे हो एग्जैक्टली अब यहां पर कंपनी लॉ का आप लोगों का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इन सीएस एग्जीक्यूटिव। और सीएस एग्जीक्यूटिव में इस कंपनी लॉ की क्लास में हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे वो बोर्ड मीटिंग हो, या चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या शेयर कैपिटल से रिलेटेड मैटर क्यों ना हो, इन सारी चीजों के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो अभी काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठते हैं और सर हमको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से यहां पर नोट डाउन करवाना स्टार्ट करेंगे। तो रुको भाई रुको, सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, तुम लोग उसको खट्टा मत करो भाई। सो नाउ इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को काफी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर बना लेनी है। बिकॉज वही बात है जैसा मैं तुम लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी के लेक्चर में बोल चुका था कि जितना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा ना, उतनी आपको फ्यूचर में किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे कि हमारा इस सब्जेक्ट क्या है, दूसरा इस सब्जेक्ट के लिए हमको प्लान कैसे करना है, एंड तीसरा इस सब्जेक्ट को हम लोग अल्टीमेटली स्टार्ट कहां से करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, बेसिकली इसको सीएस स्टूडेंट की भी और एक कंपनी सेक्रेटरी की भी बैकबोन बोला जाता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी क्यों बोला जाता है, उसके पीछे रीजन है कि भाई जिस तरीके से हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी के बिना एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरीके से ये जो कंपनी लॉ है ये एक सीएस स्टूडेंट एज वेल एज एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आखिर ऐसा क्यों, उसके पीछे रीजन है। हम लोग यदि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप चेक करें, अभी मेरे साथ में स्टूडियो में मीत है, यदि मैं मीत का ब्लड ग्रुप चेक करवाऊं तो आई थिंक सो ओ पॉजिटिव आएगा। मानस भैया का ब्लड ग्रुप चेक कराऊं तो ए भी पॉजिटिव आएगा। यदि हमारे साथ कृष्णकांत जो कृष्ण भगवान है, यदि उनका ब्लड ग्रुप चेक कराऊं, ठीक है भगवान का ब्लड ग्रुप तो क्या आएगा, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको पता है आपके सामने जो बंदा खड़ा है और आप जो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे हैं, यदि आपका ब्लड ग्रुप चेक करवाए तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव नहीं आएगा। हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा मालिक, वो आएगा कंपनी लॉ पॉजिटिव। यस, ये कंपनी लॉ इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड फ्रॉम जीरो टू जेनिथ, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी सबसे ज्यादा प्रोविजन जो आपको लाइफ में, आपकी सीएस की लाइफ में यदि कोई काम आएंगे तो वो आने वाले हैं कंपनी लॉ के। तो इस कंपनी लॉ को आपके इंस्टीट्यूट ने कैसे प्लान करके रखा है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी जो आपका 100 मार्क्स का पेपर था, उसको इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक उसी तरीके से कंपनी लॉ को भी इंस्टीट्यूट ने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 50 मार्क्स के लिए है,
सेकेंड पार्ट जो है वो 40 मार्क्स के लिए है एंड थर्ड पार्ट जो है वो पूरे पूरे बचे हुए 10 नंबर के लिए है। तो यार ऐसे ओरली डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग सबसे पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे चलते हैं, स्टडी मटेरियल पे। वो स्टडी मटेरियल रेफर करना है या नहीं करना है वो भाई बात की बात है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए क्या प्लान करके रखा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट कंपनी लॉ का मटेरियल है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। सो देखिए दोस्तों, आपका कंपनी लॉ का सबसे पहले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3। तो जो पार्ट 1 है ये कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करता है। मतलब यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना रहेंगे, कंपनी लॉ के क्या क्या प्रिंसिपल है वो देखना रहेगा। सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पर कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स, कितने नंबर का है ये? 40 मार्क्स का है। एंड थर्ड जो रिमेनिंग 10 मार्क्स का आपके पास में एक और पार्ट है, दैट इज योर पार्ट 3 या थर्ड पार्ट बोल दो इसको, थर्ड कैटेगरी नहीं है, थर्ड पार्ट है कंपनी सेक्रेटरी एज एन प्रोफेशन। तो भाई कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन का मतलब क्या? यहां पर आप लोगों को ना CS एक्ट पढ़ना है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट पढ़ना है, और कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की एक बेसिक झलक जो है ना आप वो CSEET में ऑलरेडी देख चुके हो। तो अब यदि हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन 2 पार्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की यदि आप लोग बात करोगे तो वो कौन सा हो जाता है? पार्ट बी हो जाता है। तो इसका मतलब सर पार्ट बी हम लोग अच्छे से कर ले तो पास हो जाएंगे, क्योंकि हमको एग्जाम में पास होने के लिए भी कितने मार्क्स चाहिए? 40 मार्क्स चाहिए इंडिविजुअली, और एग्रीगेट कितना चाहिए होता है? 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। तो सर आपने बोला कि पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या हम लोग पार्ट बी कर ले और बाकी इतना बड़ा जो कंपनी लॉ का सिलेबस है, क्या इस सिलेबस को हम लोग छोड़ के चले जाए तो काम हो जाएगा? कुछ भी क्या मैंने ऐसा बोला आप लोगों को? नहीं सर आपने नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा सोच रहे थे कि कभी ऐसा प्लान कर ले स्टार्टिंग से तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अपने मन से कोई भी अजम्पशन क्रिएट मत करो भाई। ऑलरेडी मैं आप लोगों को लॉ पढ़ा रहा हूं और लॉ में इतने सारे अजम्पशंस बताऊंगा कि आपको ऑटोमेटिकली अपने मन के अजम्पशन जो क्रिएट करने वाली आप लोगों की जो एक फिलॉसफी है ना वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो गाइस यहां पे सबसे पहले यदि हम लोग पार्ट 1 की बात करें, सो दिस इज योर पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 14 चैप्टर्स देके रखे आपको, 14 चैप्टर्स देके रखे। ओके, सो 14 चैप्टर्स, अभी देखो केवल चैप्टर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 14 चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का डिस्कशन मिलता है। एंड उसके बाद में यदि पार्ट बी की बात करूं, ओ माय गॉड, पार्ट बी में 40 मार्क्स के लिए केवल और केवल कितने चैप्टर पढ़ना है? ये 3 and 3 ओनली 6 चैप्टर्स पढ़ना है, ओनली 6 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ना है। तो देखो कितना डिफरेंस है। यहां पर 50 मार्क्स के लिए 14 चैप्टर्स पढ़ना है, एंड यदि मैं बात करूं पार्ट 2 में यहां पर 40 मार्क्स के लिए केवल और केवल आप लोगों को 6 चैप्टर पढ़ना है। एंड यार ये जो 10 मार्क्स का जो वेटेज रखता है आप लोगों का पार्ट 3, यहां पर आपको केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। एंड बहुत सिंपल, ये 3 चैप्टर में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप लोगों को यहां पर। करेक्ट। तो देखो सबसे पहले 14 चैप्टर 50 मार्क्स के लिए, 6 चैप्टर 40 मार्क्स के लिए, एंड 3 चैप्टर्स फॉर 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपके पूरे के पूरे कंपनी लॉ का जो सिलेबस है वो सिलेबस बाइफरगेटेड है। अब आगे बढ़ने से पहले, कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार इसके पेज नंबर भी दिखा देता हूं, ठीक है? देख लो एक बार, यहां पर देख लो। हाँ, 50 मार्क्स 14 चैप्टर, 40 मार्क्स 6 चैप्टर, 40 मार्क्स 6 चैप्टर्स, एंड पार्ट 3 जो है भाई 10 नंबर के लिए आप लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है। बट रुको, कंपनी लॉ इट इज अ बैकबोन, ब्लड ग्रुप है भाई हमारा कंपनी लॉ पॉजिटिव। कितने पेजेस से एक बार देख लेते हैं। तो यहां से आपके इंस्टीट्यूट ने फिर से पेज नंबर काउंट करना स्टार्ट किए मेरे भाई। चैप्टर नंबर 1 28 पेजेस का है, जहां पर कुछ नहीं, एकदम बेसिक बातें होने वाली है। उसके बाद में यदि हम लोग बात करें लेसन 2 में, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं यार चैप्टर नंबर 14 पे कि कितने पेजेस में चैप्टर नंबर 14 तक खत्म होती है ये कहानी। ओ माय गॉड, यदि हम लोग बात करें तो 1 से लेके 634 पेजेस जो है वो आपको इस 50 मार्क्स के लिए पढ़ना है। 1 से लेके 634 पेजेस ओनली 50 मार्क्स के लिए यहां पर आप लोगों को पढ़ना रहेगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि 636 से लगा के 839, मतलब 636 से लगा के 839, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस जो है वो यहां पर आपको पढ़ना रहेंगे।
ओ, मतलब 40 मार्क्स के लिए 200 पेजेस, एंड यहां पर अपन लोगों ने देखा था ऊपर 50 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 650 प्लस पेजेस हम लोगों को पढ़ना है। एंड रही बात रिमेनिंग ये 3 चैप्टर की, तो 842 से लगा के 947 तक के पेजेस पढ़ना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 पेजेस यहां पर हम लोगों को पढ़ना रहेंगे। तो ये सिंपली यदि बात करूं तो 952 पेजेस का आप लोगों का स्टडी मटेरियल है, जिसको हम लोग कहां पे कब कैसे रेफर करेंगे वो मैं बताऊंगा। आपको अल्टीमेटली क्या पढ़ना है वो चीज अभी मैं यहां पर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो जहां से हम लोगों को पढ़ना है वो हमारा सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल जो रहने वाला है, वो तुम लोगों के लिए कलरफुल नोट्स हम लोगों ने रेडी करके रखे हैं। इस नोट से हम लोग पढ़ेंगे पूरे के पूरे कंपनी लॉ के जो सेक्शन, सब सेक्शंस, फॉर्म वगैरह रहेंगे, वो हम सब लोग इस पर्टिकुलर नोट से डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, टाइम टाइम पे जरूरत पड़ने पे हम लोग वहां पर स्टडी मटेरियल को भी रेफर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि सिलेबस का प्रोफार्मा कैसे रहेगा। पार्ट ए भी है, पार्ट बी भी है एंड पार्ट सी भी है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट तीनों है। सर तीनों में से हम लोग कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा इनिशियली 2 to 3 लेक्चर्स हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिवोट करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्ट बी। ओके, पार्ट बी स्टार्ट करेंगे एंड पार्ट बी के 6 में से मेजरली पार्ट बी में 6 में से मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर को हम लोग यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी पे खत्म करेंगे। एंड देन उसके बाद में हम लोग स्विच करेंगे पार्ट ए पर, एंड पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली हम लोग उसके बाद कहां पे जाने वाले हैं? पार्ट सी पर। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूं पार्ट बी की, तो पार्ट बी हमारे लिए 40 मार्क्स का वेटेज रखता है, पार्ट ए जो है वो 50 मार्क्स का वेटेज रखता है एंड पार्ट सी जो है वो 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करूं मेरे भाइयों, तो 40 मार्क्स के लिए हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस पढ़ना है, 50 मार्क्स के लिए हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली 650 प्लस पेजेस पढ़ना है, एंड ये 10 मार्क्स के लिए अराउंड 100 पेजेस हम लोगों को पढ़ना है। जैसे ही इंस्टीट्यूट ने आपको ऐसा बाइफर्केशन दिया ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेरी उठी, मन में ये सवाल आया, बोले सर काली खाली रातों में आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला बताओ क्या हुआ? बोले सर ये बड़ी नाइंसाफी है ना, 50 मार्क्स के लिए आपने 650 से ज्यादा पेजेस पढ़ा रहे हो एंड 40 मार्क्स के लिए आप केवल और केवल 200 पेजेस पढ़ा रहे हो, एंड वो 10 मार्क्स की तो बात छोड़ दो, इट्स ओके, उसको इग्नोर कर दो, अभी छोड़ दो आप लोग। तो सर ये ऐसा क्यों? आखिर में इसके पीछे लॉजिक क्या है? सर क्या इंस्टीट्यूट हमारी मजे ले रहा है? कंपनी लॉ जो एकदम कोर सब्जेक्ट होता है एक सीएस स्टूडेंट के लिए, क्या वहां पर इंस्टीट्यूट हमारे साथ में गैम्बलिंग कर रहा है? नहीं। आप समझो, आपको जब यहां पर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो बाइफर्केशन दिया है ना, वो पार्ट 1 है आपका बेसिक कंसेप्ट, एंड बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या कि वो आपका ना फाउंडेशन है, एंड वो आपका फाउंडेशन है मतलब क्या कि भाई उसके बिना जब तक आपकी वहां पर ग्रिप नहीं होगी तब तक आप ना लाइफ में आगे कंपनी लॉ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। एंड पार्ट बी जो है ना, वो पार्ट बी एग्जीक्यूशन लेवल है। एग्जीक्यूशन लेवल मतलब क्या कि पार्ट ए जब आपका स्मूथ हो जाएगा ना, तो पार्ट बी में आप कंपनी लॉ के प्रोविजंस को कैसे अप्लाई करोगे, इसलिए वहां पर ना वो 200 पेजेस में सारा की सारा कंटेंट देके रखा हुआ है। इन पार्ट सी सीएस एक्ट है, छोड़ दो, उसकी बात छोड़ दो भाई, सीएस एक्ट अपन कर लेंगे, सीएस ही तो करने आए हैं ना। तो यहां पर जो बाइफर्केशन है ना, जो नंबर ऑफ पेजेस का डिफरेंस है वो इसलिए है। तो सर पहले हम लोग हमारी क्लास में पार्ट ए स्टार्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे पार्ट बी से। रीजन बिहाइंड, हम लोग पहले ना बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद 2-3 डेज का एक बेसिक लेक्चर लेने के बाद में हम लोग डायरेक्टली पार्ट बी पे जाएंगे, एंड जो 40 मार्क्स है उन 40 मार्क्स पे सबसे जबरदस्त ग्रिप बनाने की कोशिश करेंगे, एंड यही हमारी क्लास का ना एजेंडा होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल प्रॉपर मैनर में इस कंपनी लॉ के सबसे पहले कंटेंट को, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। और इस बेसिक कंसेप्ट में क्या, बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों को कुछ बेसिक बातें करनी होगी। सर बेसिक बातें क्यों? यार देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स ना ऐसे होते हैं जिनको कंपनी लॉ के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं भाई जो यूट्यूब पे फ्री के लेक्चर देख देख के पास हो गए हैं। उनके टीचर ने उनको ऐसा बता दिया कि कंपनी एक लैटिन वर्ड से अराइज हुई है, कंपनी का जो मीनिंग है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कॉम प्लस पेनिस इज इक्वल टू कम टुगेदर फॉर ब्रेड। एंड उसके बाद में ऐसा बोल बोल के पूरा कंपनी लॉ पढ़ा दिया। लेकिन भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपनी लॉ को एकदम एक्सटेंडेड लेवल तक समझते हैं। तो मुझे उन सारे स्टूडेंट्स को एक लेवल पे लाना है
ताकि हम सब लोगों का लेवल जब मैच हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ फेमिलियर हो जाऊं, आप लोग मेरे साथ फेमिलियर हो जाएं, एंड देन ये जो कारवा है इस कारवे को फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से आता है, सर अप्रोक्सीमेटली कितने आवर्स तक हमारा सिलेबस चलेगा, हमको कितने घंटे डिवोट करने पड़ेंगे मालिक कंपनी लॉ के लिए। तो मैंने बोला यहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 150 से 160 आवर्स लगेंगे कंपनी लॉ को कंप्लीट करने में, एंड देन इतनी ही आपको यहां पर सेल्फ स्टडी भी करनी रहेगी। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिल्कुल बेसिक ग्रास रूट लेवल की। आपको पता है क्या, कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के दो फॉर्म हो सकते हैं। एक होता है कॉरपोरेट फॉर्म और एक होता है नॉन कॉरपोरेट। यदि मैं तुम लोगों से कॉरपोरेट फॉर्म की बात करूं ना, तो अगेन यहां पर दो चीजें आती है, एक आती है कंपनी और एक आती है मालिक एलएलपी। और यदि मैं नॉन कॉरपोरेट फॉर्म की बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं अदर देन कंपनी एंड एलएलपी। मतलब यदि पार्टनरशिप की बात करूं, नॉन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यदि पार्टनरशिप की बात करूं तो नॉन कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं तो अगेन नॉन कॉरपोरेट फॉर्म हो गया। लेकिन यदि कॉरपोरेट फॉर्म की बात करूं तो यहां पर क्या आता है, एलएलपी एंड कंपनी। तो अब जैसे ही मैंने तुम लोगों को ऐसा बताया ना, बहुत सारे लोगों का डाउट आया कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉरपोरेट फॉर्म एंड नॉन कॉरपोरेट फॉर्म। मेरे साथ स्टूडियो में मीत ही बैठा हुआ है। मीत साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, एंड मीत ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं फ्यूचर में, अब आप ऐसी बात बता रहे हो कि बिजनेस दो तरीके से हो सकता है, या तो कॉर्पोरेट फॉर्म में हो सकता है या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में हो सकता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। मैंने बोला गुड क्वेश्चन। दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं ना, यहां पर होती है दोस्तों उस बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या होती है यहां पर उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस की, तो यहां पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती है। क्यों सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहती है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। मैंने बोला बहुत बढ़िया क्वेश्चन यार। इसीलिए कभी कभी अच्छा लगता है जब कॉमर्स की क्लास होती है ना, तो एक साइंस वाला बच्चा बैठना चाहिए। जब एक साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा बैठता है तो वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि एक कॉमर्स वाला बच्चा कभी सोच भी नहीं पाता है। तो मीत ने मेरे से पूछा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नॉन सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, मेरे देश के जवानों और जवानियों, इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं यार, कोई एक कंपनी है गुमनाम लिमिटेड, और उस गुमनाम लिमिटेड के डायरेक्टर है भावेश और चिराग, दो डायरेक्टर है भाई। उस गुमनाम कंपनी के डायरेक्टर कौन है, भावेश और चिराग। मान लीजिए भावेश और चिराग एकदम रिनॉन्ड बिजनेसमैन है, कहीं पे ट्रिप पे जा रहे थे, और ट्रिप पे जाते जाते इन बीसी की, क्या बोला तूने? अरे मतलब भाई 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 समझो, बीसी का मतलब भावेश और चिराग, इनके शॉर्ट फॉर्म है ये, बी और सी, ऐसा बोल दिया मैंने। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। करेक्ट है। तो ये जो हमारे भावेश और चिराग है, इनका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या हो गई भाई, इनकी डेथ हो गई। और जैसे इनकी डेथ हुई ना, ये जो गुमनाम लिमिटेड थी, ये हमारी स्टॉक मार्केट में जो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज थे उन पे एक लिस्टेड कंपनी थी। और जैसी लिस्टेड कंपनी के दोनों डायरेक्टर की डेथ हुई, तो कंपनी का जो शेयर्स है उसकी प्राइस धड़ाम करके गिर गई भाई। लेकिन कंपनी खत्म नहीं हुई, वापस से कंपनी की बागडोर जो है, कंपनी में नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए और नए डायरेक्टर ने उस कंपनी की बागडोर संभाली और धीरे 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 कंपनी को वापस से लाइन पे ले आए, और मार्केट में उसका प्राइस, उसके शेयर का प्राइस वापस पुराने रेट पे पहुंच गया। ठीक उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के केस में भी हुआ था, यदि तुम लोगों ने कभी ऐसी कहानी सुनी होगी तो। मेरे भाई धीरू भाई अंबानी जी की ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई थी, और जैसी डेथ हुई थी उस पीरियड का शेयर मार्केट का प्राइस देखना, रिलायंस का कितने रुपए पे ट्रेड हो रहा था, अचानक से बहुत डाउनफॉल आया, बहुत ज्यादा डीप हो गया था प्राइस उसका। और जैसे ही हमारे मोटा भाई मतलब मुकेश अंबानी जी ने उनकी बागडोर संभाली, आज देख लो रिलायंस की शेयर की प्राइस कहां पे पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल में कम एंड गो, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट स्टिल कंपनी विल रिमेन सेम। कंपनी जो है वो वहां पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि चाहे हम लोग कंपनी की बात करें या एलएलपी की बात करें, यहां पर इनका क्या होता है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि इसके जो प्रमोटर है, इसके जो शेयर होल्डर है, इसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, चाहे वो रहे या ना रहे, कंपनी जो है ना वो कंपनी हमेशा अमर रहेगी, कंपनी जो है वो हमेशा एग्जिस्टेंस में रहेगी। बट ऑन अदर हैंड
यदि मैं बात करूं नॉन कॉर्पोरेट फॉर्मेट की, तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, कि यदि उसके बिजनेस ऑनर की डेथ हो गई या फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो हो सकता है वो बिजनेस ही बंद हो जाए, वो पार्टनरशिप फॉर्म ही क्या हो जाए, यहां पर डिसॉल्व हो जाए। तो इसीलिए बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है मेरे देश के जवानों और जवानियों। एक होता है आपका कॉर्पोरेट फॉर्म और एक होता है आपका नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। तो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, यदि हम लोग एक कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, तो कंपनी सेक्रेटरी की सबसे ज्यादा जरूरत कहां पर रहेगी, कॉर्पोरेट फॉर्म में या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में? बोले एस ऑब्वियसली सर, जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना, वहां पर एक कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों सबसे ज्यादा रहेगी वहां पर एक कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट? बिकॉज वहां पर करने होंगे लॉट्स ऑफ कंप्लायंस, बहुत सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे, बहुत सारे कानून एप्लीकेबल होंगे, और उन सारे के सारे कानून का जो प्रॉपर कंप्लायंस है, वो कंप्लायंस कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी। तो सबसे पहली चीज आपको ये नोट डाउन कर लेना है कि बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका कॉर्पोरेट फॉर्म और दूसरा कौन सा होता है आपका नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। करेक्ट? फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो मेरे भाई। एंड आप लोगों को एक 200-300 पेज का एक रजिस्टर बना लेना है। बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर नोट डाउन करने वाले हैं ड्यूरिंग दी लेक्चर्स, एंड जो आपको केवल और केवल अभी स्टडी के लिए नहीं, आपकी लाइफ में जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन के किसी कंपनी में जॉब करोगे या प्रैक्टिस करोगे, तब भी आपको वो बहुत सारे नोट्स जो है वो काम आने वाले हैं। चलो अब नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि CSEET में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हुए हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं, हम लोग एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, एक बेसिक फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। देखो सब चीजें छोड़ दो भाई, अभी हम लोग ना टेक्निकल लैंग्वेज पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले, बिल्कुल बेसिक डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश करेंगे, और एक बिल्कुल बेसिक फिलोसॉफी के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली कंपनी में होता क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, और इनकॉर्पोरेट होने के बाद इसका खात्मा कैसे किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। यार देखो, चूंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हूं, मेरे पास में ना एक क्लाइंट आया, मतलब एक इंसान आया भाई, वो बोलता है कि CS साहब मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। मैंने बोला ओके गुड, कर देंगे कंपनी इनकॉर्पोरेट। बोले कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है CS साहब आप मुझे बताओ ना। अब मैंने बोला ठीक है साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि मालिक यदि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है ना, तो मैं देखो आपको पूरा की पूरा ना सेक्शंस का फ्लो बताता हूं, मैं आपको पूरा की पूरा सिस्टम बताता हूं कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी और इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या क्या होने वाला है। तो उन्होंने बोला ठीक है साहब आप बताते चलो। मैंने बोला देखो, यदि आप लोग कंपनीज एक्ट 2013 की बात करोगे ना, तो उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 1, एंड सेक्शन नंबर 1 में कुछ नहीं होता है, केवल और केवल 3 बातों के बारे में बात होती है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात होती है। मैंने बोला सेक्शन नंबर 1 वो आपके काम का सेक्शन नहीं है मेरे क्लाइंट जी। फिर नेक्स्ट हुआ सेक्शन नंबर 2। मैंने बोला मालिक ये जो सेक्शन नंबर 2 है ना, ये भी आपके लिए काम का नहीं है, बिकॉज आप दुनिया के किसी भी एक्ट का, मतलब दुनिया छोड़ो यार, इंडिया की बात करो, इंडिया के किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 2 उठा लो। वो सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में बात करता है? डेफिनेशन के बारे में बात करता है। इट मीन्स व्हाट, कि इस कंपनीज एक्ट 2013 में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, उन सारे के सारे वर्ड्स की डेफिनेशन हम लोगों को कहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी? सेक्शन नंबर 2 में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, क्लाइंट जी दोनों आपके काम की चीज नहीं है। अब मैंने बोला आपका रोल स्टार्ट होता है, और पेन पेपर लेके बैठ जाओ, एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसका फ्लो क्या रहने वाला है, मैं कैसे आप लोगों की कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 3 ये बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की। और ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब ये नहीं है यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ना जी ना। इस सेक्शन नंबर 3 में हम लोग क्लाइंट से पूछेंगे कि क्लाइंट जी आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाहते हो, आपकी कंपनी बनाने का मकसद क्या है, आप कंपनी का नेम कैसा सिलेक्ट करोगे, और जो नेम सिलेक्ट करोगे, जो कंपनी का टाइप सिलेक्ट करोगे, प्लीज आप मुझे बताओ आप कौन से टाइप की कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हो। मैंने इतनी बार टाइप बोल दिया, क्लाइंट ने बोला CS साहब आप बताओ ना कौन कौन से टाइप की कंपनी होती है। तो मैंने उनको बताया
कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर 3 टाइप की कंपनी होती है। पहली होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, फिर एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है मालिक अनलिमिटेड कंपनी। तो मैंने जब उनको ऐसा बोला ना, तो मैंने ना अपनी और एक अमिट छाप उस क्लाइंट के ऊपर छोड़ने के लिए क्या बोला पता है क्या? मैंने बोला देखो क्लाइंट जी, यदि आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हो ना, तो आप इसके लिए रेफर करना सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 23। यार देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ना एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। यदि कल से मैं तुमको टोपी लगा के मिलूं तो ऐसा मत समझना भाई कि फैकल्टी बदल गई है। फैकल्टी तुम्हारी सेम रहेगी, बट यू नो व्हाट, जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहाँ पर इन लाइट्स की वजह से पता नहीं कौन सी टिकटॉक लाइट है, कौन सा सूरज लगा के रखा है, कौन सा गोडेक्स लगा के रखा है, सोनिका का भी लाइट है, आपको पता है सोनिका का लाइट है। तो ये सब मेरे ऊपर इतना हिट कर रहे हैं भाई कि पूरा बालों से लेके न जाने कहां कहां तक पसीना घुस गया है पूरा अंदर। कितना गंदा आदमी हूं मैं यार। ठीक है, तो यदि कल से मैं तुमको थोड़ा सा ऊपर से कुछ अलग दिखूं, टोपी वोपी लगा के दिखूं भाई, तो कंसिडर कर लेना वो मैं ही हूं। ठीक है, तो चलो, तो मैंने क्लाइंट के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए क्या किया था पता है क्या? उनको सेक्शन भी बता दिया। मैंने बोला इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स देन रेफर सेक्शन नंबर 222। यदि आप लोगों को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के बारे में पढ़ना है क्लाइंट जी, तो आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 221। और बोले अनलिमिटेड कंपनी के बारे में आप लोगों को जानना है तो आपको रेफर करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 292। क्लाइंट ने बोला ओके। जैसे ही क्लाइंट थोड़े दिनों बाद यहां पर टाइप्स ऑफ कंपनी सिलेक्ट कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, आपको ये सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना है मेरे साथ साथ। एंड जैसे ही सेक्शन नंबर 3 में मैंने क्लाइंट को ये ऑप्शन दिया, उसने अपनी कंपनी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद मेरा काम बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, आई हैव टू ड्राफ्ट सेक्शन नंबर 4 में MOA, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। उसके कंटेंट मुझे वहां पर मेंशन करने पड़ेंगे। और इसके अंदर क्या होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं, आप लोगों ने जैसा कभी सुन के रखा होगा 6 क्लॉज होते हैं। ये 6 क्लॉज में वहां पर क्या करूंगा, पूरी तरीके से प्रॉपरली उसके कंटेंट फिलअप करूंगा एंड उसका MOA प्रिपेयर करूंगा। तो सेक्शन नंबर 4 के बाद जो नेक्स्ट चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आएगा मालिक यहां पर आपका सेक्शन नंबर 5 में, वो आने वाला है AOA। आर्टिकल और मेमोरेंडम प्रिपेयर होने के बाद सेक्शन नंबर 6 आएगा, मैंने क्लाइंट को बोला। और सेक्शन नंबर 6 जो आता है ना, वो सेक्शन नंबर 6 क्या बोलता है आपको पता है क्या? बोले बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ओ माय गॉड, मैंने जैसे ही क्लाइंट को ऐसी बात बोली ना कि क्लाइंट जी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, वो चेयर से उठ के खड़ा हो गया। बोले भाई आप कंपनी सेक्रेटरी हो या कोई गली के मवाली गुंडे हो भाई? आप कैसी बात कर रहे हो? आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी दे रहे हो या बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है ऐसी बात कर रहे हो? मैंने बोला बैठो 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 साहब, ये मेरा तरीका है। आपको दूसरे जो प्रोफेशनल होंगे वो अलग तरीके से बताते होंगे, बट मेरा जो बताने का तरीका है भाई बिल्कुल देहाती, बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल का तरीका है भाई। और मैंने जैसे क्लाइंट को बोला सेक्शन नंबर 6 बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, थोड़ी देर बाद क्लाइंट भी बैठ गया। बोले कुछ मजा आएगा, कुछ जबरदस्त बताएगा। मैंने बोला देखो साहब, यहां पर सेक्शन नंबर 6 जो है ना, वो आपको चेतावनी देता है। और कैसी चेतावनी देता है? वो बोलता है भाई कि आपने सेक्शन नंबर 4 और 5 में मेमोरेंडम बना लिया, इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है आपने मेमोरेंडम बनाया, लेकिन सेक्शन नंबर 6 ये बोलता है कि एक्ट इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट किसके ऊपर? ओवर दी MOA एंड AOA। मतलब इन्होंने बोला कि सेक्शन नंबर 4 और 5 में आपने जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं ना, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में कंटेंट मेंशन किए हैं, उसको बनाते समय ध्यान रखना कि उसमें कोई भी ऐसा कंटेंट मेंशन ना करो जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को क्या कर दे, ओवरराइट कर दे या ओवर रूल कर दे। तो यहां पर आपको यह चीज ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 6 ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले एक चेतावनी दे दी, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बाप कौन यहां पर? ऑब्वियसली वो क्लाइंट को समझ में आ गया, तो आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। बाप कौन हुआ? बोले कंपनीज एक्ट हुआ। बेटे कौन हुए? एक MOA हुआ और दूसरा AOA हुआ। और उसने बोला कि इस MOA और AOA में, मतलब सेक्शन नंबर 4 और 5 में जो कंटेंट मेंशन करोगे, वो कंटेंट कभी भी कंपनीज एक्ट 2013 को ओवरराइड करने वाला नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद फाइनली ये सारी बातें सेक्शन 6 तक करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 7। और अब देखो ना क्या हुआ, हमने नेचर ऑफ द कंपनी भी सिलेक्ट कर लिया था सेक्शन नंबर 3 में, हम लोगों ने मेमोरेंडम भी बना लिया था सेक्शन नंबर 4 में, हम लोगों ने आर्टिकल भी बना लिया था सेक्शन नंबर 5 में, और हम लोगों ने पिताजी की डांट भी सुन ली थी, बोले बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, सेक्शन नंबर 6 में।
तो 3, 4, 5, 6 करने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली कहां पे आएंगे, सेक्शन नंबर 7 में। और सेक्शन नंबर 7 क्या बोलता है यहां पर, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 7 जो है वो किसकी बात करता है, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। और यहां पर आकर मेरे क्लाइंट को मैं पूरी बातें बता चुका था विथ रिस्पेक्ट टू इन कॉर्पोरेशन, क्या क्या लगता है, कौन से फॉर्म लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हाँ मेरी फीस कितनी रहेगी वो भी बता चुका था भाई। प्रोफेशनल पर्सन है, बिना फीस के काम नहीं करना भाई, नहीं करना बिना फीस के काम, ठीक है। फ्री वी का काम नहीं करना भाई, अपने भी आपके भी घर बार है भाई, मेरा भी घर बार है। यदि फ्री में ऐसे काम करने लगे भाई तो कैसे काम चलेगा, बताओ ना। हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एंड देन उसके बाद में एक छोटू सा सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 8, जो कि बात करता है एनपीओ की। मतलब कोई ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो आप जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मतलब सेक्शन नंबर 7 में हम लोगों ने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, इसका जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैरिटी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उस केस में हम लोग सेक्शन 8 में देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आता है फाइनली, इससे आगे मैं सेक्शंस की बात नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, पहले ही लेक्चर में 9 सेक्शन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिए एंड होपफुली ये 9 सेक्शन में पूरे याद भी करवा दूंगा आप लोगों को। तो टोटल कंपनी लॉ में कितने सेक्शन है अभी ओरली बता देता हूं, 470 सेक्शन है, 470 सेक्शन है मालिक आप लोगों के कंपनीज एक्ट 2013 में। उन 470 में से मैं अप्रोक्सीमेटली 2% सेक्शन जो है ना वो आपको आज ही याद करवा दूंगा। मतलब जो 9 सेक्शन है वो 9 सेक्शन आपको आज के इस लेक्चर में पूरी प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो यहां पर फाइनली आता है आपके पास में सेक्शन नंबर 9, और सेक्शन नंबर 9 का नेम है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या है मालिक सेक्शन नंबर 9 का नेम, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड यस, ये जो इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ना, यहीं से आपकी कंपनी के क्या स्टार्ट हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं यहां पे, सबसे पहला सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा आता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है यहां पर, परपेचुअल सक्सेशन। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विथ इट्स ऑन नेम। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकते हैं, अपने ऑन नेम से ये एंटर्ड हो सकती है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि किसी के भी ऊपर ये सूट फाइल कर सकती है, और कोई भी आउटसाइडर जो है वो कंपनी के ऊपर क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। एंड फिफ्थ क्या है इसका, कॉमन सील एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहां पर क्या आ जाते हैं, कंपनी के आ जाते हैं। तो देखो यार, हम लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से लेके उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वहां तक का एक जो बेसिक डिस्कशन है वो बेसिक डिस्कशन कर डाला है। कैसे, सबसे पहले हमारे पास क्लाइंट ऑफिस में बैठा हुआ है भाई, चेयर पे बैठा हुआ है। आप ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करना भाई पढ़ाई से रिलेटेड बातें विजुअलाइज करना। आई नो कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर कितनी खतरनाक है, आप न जाने क्या क्या विजुअलाइज कर लेते हो भाई, समझ रहे हो। पर अभी कंपनी लॉ को विजुअलाइज करना है और इसी को सोचते हुए आपको यहां पर आगे बढ़ना है। देखो, क्लाइंट को मैंने बोला सबसे पहला सेक्शन नंबर 1 क्या है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी आपके काम का नहीं है, मैंने बोला क्लाइंट जी। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन सेक्शन है, मैंने बोला आपके काम का नहीं है क्लाइंट जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मैंने बोला यस क्लाइंट जी, आपको यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा टाइप की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो। आप जो टाइप सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं मेरा मेमोरेंडम बनाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना आर्टिकल बनाऊंगा। तो क्लाइंट ने सेक्शन नंबर 3 में क्या सिलेक्ट किया, टाइप्स ऑफ कंपनी मतलब नेचर ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर 3। फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया, माओ। उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया, आओ। फिर पिताजी ने बोला इधर आओ सेक्शन नंबर 6 में। पिताजी ने बोला बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मतलब एक्ट इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट। एक्ट का जो है वो क्या होता है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। किसके ऊपर, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के ऊपर। सेक्शन नंबर 6 में पिताजी की बात सुनने के बाद सेक्शन नंबर 7 में हमने यहाँ पर क्या किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का काम स्टार्ट किया। देन सेक्शन नंबर 8 बोले कर भला तो हो भला, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन नंबर 9 बोले अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो सबसे पहले इसका क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑन नेम, वो अपने नाम से क्या हो सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकती है। एंड देन उसके बाद में कोई भी उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है, वो भी किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। फिर उसके बाद में कंपनी की कॉमन सील होती है जो कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी को दिखाती है। तो यहां तक का
एक जो सबसे बेसिक लेवल का जो डिस्कशन होता है वो हम सब लोगों को पता होना चाहिए मालिक। अदरवाइज इसके बिना हम लोग कंपनी को इमेजिन नहीं कर सकते, और जब इमेजिन नहीं कर सकते तो फिर लॉ कैसे पढ़ेंगे मेरे भाइयों। तो ये होती है सबसे पहले कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का पूरा की पूरा एक फ्लो होता है, एंड देन उसके बाद में यहां पर क्या होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, और जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है सेक्शन नंबर 9 जो है वो इफेक्ट में आता है और बोलता है इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि अब कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। पीपल में कम एंड गो, लोग आएंगे जाएंगे, बट कंपनी विल रिमेन सेम। और ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। ये कॉर्पोरेट एंटिटी है, इसी वजह से सेक्शन नंबर 9 आया है। यदि ये कॉर्पोरेट एंटिटी नहीं होकर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होती ना मालिक, तो यहां पर सेक्शन नंबर 9 कभी नहीं आता, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो सकती थी, उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो सकता था, वो कभी भी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड नहीं हो सकती थी, और वो कभी भी कोई भी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के ऊपर इंडिविजुअली सूट फाइल नहीं किया जा सकता है, और वो भी किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं करता है। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉर्पोरेट एंटिटी का। ठीक है, अब समझना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है, कंपनी में एक हायरार्की होती है, एक अलग सिस्टम होता है, और कैसी हायरार्की होती है, कैसे एक अलग सिस्टम होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर समझने की कोशिश करना। आपको पता है, चलो मैं भी आप लोगों का ना एकदम फेवरेट कलर ही यूज कर लेता हूं भाई यहां पर, इंक का। ओके, आपको पता है एक होती है कंपनी, ओके, एक होती है कंपनी, एक होती है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको अपन लोग शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं, और एक होते हैं कंपनी में शेयर होल्डर। अब देखो यार, कंपनी में ना ये त्रिदेव होते हैं। बेसिकली एक कंपनी होती है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और एक शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर का काम क्या होता है? बताओ जी, शेयर होल्डर का काम क्या होता है? बोले शेयर होल्डर का काम होता है, बोले मालिक शेयर होल्डर का काम होता है वही जो सपने देखता है, जो कंपनी में पैसा लगा के करोड़पति, अरबपति और बहुत बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है। और सर, शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसा लगाता है ना, तब वो इकबाल मूवी का एक सॉन्ग जो है ना, उसको बहुत तरीके से याद करता है, बार बार सुनता है, उससे मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होकर उस कंपनी में वो पैसा लगाता है। और बोले वो सॉन्ग कौन सा था, आपको पता है क्या? आप लोगों ने शायद सुना होगा मालिक, एक सॉन्ग था इकबाल मूवी में, वो सॉन्ग कुछ ऐसा था, बोले आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, बोले लगाओ लाख पाओ 10 लाख। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? वाह 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 शेयर होल्डर जी। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर एक इतना ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है उस कंपनी में कि बोले मैं आज 1 लाख लगा रहा हूं, हो सकता है थोड़े समय बाद ही मुझे क्या मिल जाएंगे, 10 लाख। तो मालिक कंपनी में पैसा लगाने वाला पर्सन कौन होता है? कंपनी में पैसा लगाने वाला पर्सन कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। करेक्ट। तो सबसे पहला कंपनी में पैसा लगाने वाला इंसान कौन? शेयर होल्डर। जो पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी में लगाया है, उस पैसों को यूज करने वाला पर्सन कौन? बोले ऑब्वियसली कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखो ना यार, कितनी गजब की हायरार्की है यहां पर। पैसा लगाने वाला शेयर होल्डर, उस पैसों को यूज करने वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो पैसा यूज किया जाता है, और जिस पैसों को यूज किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पैसों को यूज करते समय नाम किसका यूज करते हैं? कंपनी का। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं जिसके नेम से पैसा यूज किया जाता है, जिसके नेम से पैसा यूज किया जाता है, उसको हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? कंपनी बोलते हैं। तो बेसिकली कंपनी में ऐसी 3 हायरार्की होती है। पैसा लगाने वाला कोई और पर्सन जिसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं, उन पैसों को यूज करने वाला कोई और पर्सन जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, और एक वो पर्सन, एक वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जिसके नाम से अल्टीमेटली क्या होता है? यहां पर पैसा यूटिलाइज किया जाता है। तो इसीलिए यहां पर हम लोग कंपनी को क्या बोलते हैं? कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, एक अपनी अलग ही क्या होती है यहां पर? इसकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। अब मैंने जैसे ही यहां पर ये जो 2 व्यक्तियों को सामने लाया ना, एक हुआ शेयर होल्डर और एक हुआ कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जैसे ही मैंने शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला, तो आपको पता है यहां से ना मेरे पार्ट बी का एक साथ 2 नए चैप्टर खुलते हैं। जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने ये शेयर होल्डर और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ड को यूज किया ना, तो पार्ट बी जो हमारे लिए 40 मार्क्स का है,
मेरे सामने इससे रिलेटेड 2 नए चैप्टर खुलते हैं। और वो 2 नए चैप्टर कौन कौन से खुलते हैं आपको पता है क्या? पहला खुलता है मेंबर्स मीटिंग। पहला कौन सा चैप्टर खुलता है मेरे सामने? मेंबर्स मीटिंग। और दूसरा कौन सा चैप्टर खुलता है मेरे सामने? ओके, 2 नए चैप्टर खुलते हैं मेरे सामने। एक हो गया आपका मेंबर्स मीटिंग एंड दूसरा कौन सा हो जाता है यहां पर? बोर्ड मीटिंग। और मेंबर्स मीटिंग की यदि मैं बात करूं तो मेंबर्स मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होती है वो होती है आप लोगों की AGM। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AGM? AGM का फुल फॉर्म होता है एनुअल जनरल मीटिंग। AGM का फुल फॉर्म क्या होता है मालिक यहां पर? एनुअल जनरल मीटिंग। इसी के पैरेलल एक और मीटिंग होती है कंपनी में, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग नाम से क्लियर है ना, जो भाई एनुअल बेसिस पे होगी, जो एनुअली होगी, उस मीटिंग को हम लोग यहां पर कौन सी मीटिंग बोलते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। आपको पता है दूसरी एक और मीटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं EGM। और इस EGM का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। कौन सी मीटिंग होती है यहां पर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। और ऑन अदर हैंड यदि मैं बात करूं बोर्ड मीटिंग, तो सिंपल सी बात है भाई, केवल और केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक ही मीटिंग होती है जिसको हम लोग स्ट्रेट अवे बोर्ड मीटिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपका जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में हमको बोर्ड मीटिंग और मेंबर्स मीटिंग के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो यहां पर पढ़ना रहेगा। तो देखो यार, आज फर्स्ट डे है और इस डे 1 पे ही मैं तुम लोगों को काफी सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, काफी सारा डिस्कशन भी हम लोग यहां पर कर चुके हैं। अभी हम लोगों को इनिशियली 2-3 लेक्चर्स जो है वो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों को यहां पर डिप्लॉय करने रहेंगे। एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है? बिकॉज यार समझो आप लोग ना बहुत अलग अलग जगह से आए हो भाई। मैंने बताया ना आपको, जैसे कोई बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत अच्छे से उसने प्रॉपर एक लाइन पढ़ी है CSEET में लॉ के मॉड्यूल की। कोई ऐसा था भाई जो लास्ट मिनट पे स्टडी करके पास हो गया। कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया एंड भाई 10 दिन पहले तक उनको यही पता नहीं है सिलेबस क्या था, घर से एग्जाम दिया। क्या जबरदस्त टेक्नोलॉजी का यूज किया भाई, कोई देखने वाला था नहीं। धीरे से आपने अपने यंत्र को निकाला, देवता को निकाला और देवता का जबरदस्त यूटिलाइजेशन किया है आपने, और घर से ऐसी एग्जाम दी कि भाई जिसको आज तक 10 दिन पहले तक सिलेबस पता नहीं था उसने 80%, 70%, 85% स्कोर किया और उसके साथ में CSEET का एग्जाम जो है वो क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। तो मेरी क्लास में आई नो वेरी वेल कि देश से छठे छठाए नालायक भी आए हुए हैं। उन सबको मुझे यहां पर एक लेवल पे लाके एंड देन जो मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब मीटिंग टू दी मेंबर वाला जो चैप्टर रहेगा उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसी को एक बार मैं यहां पर गो थ्रू कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया एंड जो भी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन के बाद अब जो भी नया डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला कि 2-3 बेसिक लेक्चर होंगे मालिक हमारी क्लास में, ठीक है? बेसिक कंसेप्ट वाले, उसमें आप एक लेक्चर आज ही कंसिडर कर लो। सेकंड, मैंने यहां पर आप लोगों को मार्क्स का बाइफर्केशन बताया, किस तरीके से आपके कंपनी लॉ का पूरा की पूरा सिलेबस जो है वो बाइफर्केटेड है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया कि भाई एक होता है आपका कॉर्पोरेट फॉर्म और दूसरा होता है आपका नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म। इन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या आती है? कंपनी और LLP। व्हाई? बिकॉज इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एंड दूसरा था नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म जिसमें अदर देन कंपनी एंड LLP आती है, जिनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। फिर उसके बाद में हमने बोला कि क्लाइंट आया, बोले कंपनी बनाना है, तो कंपनी ऐसे नहीं बनती है। सेक्शन नंबर 1 बताया, सेक्शन नंबर 2 बताया, दोनों सेक्शन क्लाइंट के काम के नहीं थे। सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, इन तीनों में से किस टाइप की कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करना चाहता है वो उसको डिसाइड करना था। सेक्शन नंबर 4 MOA के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 5 AOA के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 6 यू नो वेरी वेल इटसेल्फ कि सेक्शन नंबर 6 पिताजी सेक्शन है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ऐसा करके बोलता था। सेक्शन नंबर 7 में अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेशन होता था। सेक्शन नंबर 8 जो है वो NPO के बारे में बात करता था। एंड सेक्शन नंबर 9 सबसे दमदार सेक्शन की इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यदि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। एंड देन हमने बोला एक बेसिक फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करी कि कंपनी जिसके नाम से पैसा यूज किया जाता है, शेयर होल्डर पैसा लगाने वाला पर्सन होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पैसों को खर्च करने वाला पर्सन होता है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आगे समझा यदि हम लोग कंपनी में मीटिंग की बात करें दोस्तों तो 2 टाइप की मीटिंग होती है, एक होती है मेंबर्स मीटिंग और दूसरी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम लोग BM मतलब बोर्ड मीटिंग बोलेंगे और शेयर होल्डर की मीटिंग को 2 क्लास में हमने कैटेगराइज कर दिया था, एक होती है AGM और दूसरा होती है आपकी EGM। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।